अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। जी सर। सर जी। मेरा नाम दीपिका गुप्ता है। मैं शाजापुर जिले की निवासी हूँ। प्राथमिक शिक्षा क्रिस्त ज्योति कॉन्वेंट स्कूल बेरछा और उच्च शिक्षा शासकीय पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन महाविद्यालय शाजापुर से हुई है। इसके पश्चात 2015 में मैंने पीजी किया और 2016 से मेरा चयन व्यापम द्वारा प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर हुआ था, जिसके तहत सबसे पहली ज्वाइनिंग मैंने शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय आगर मालवा और तत्पश्चात आज मैं शासकीय कन्या महाविद्यालय शाजापुर में पदस्थ हूँ। सर मैंने एमपी सेट की परीक्षा 2022 में उत्तीर्ण की है। अच्छा। ये आपका जो शाजापुर डिस्ट्रिक्ट है, जी इससे, सर। हाँ, इससे आगर मालवा कब अलग हुआ था? सर 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा अलग हुआ था। अच्छा। तो वर्तमान में शाजापुर की सीमा राजस्थान को टच करती है कि आगर मालवा को करती है? सर आगर मालवा को करती है। शाजापुर को नहीं करती है? अ, सर शाजापुर की सीमा आगर मालवा को करती है, आगर मालवा की सीमा राजस्थान को टच करती है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो शाजापुर डिस्ट्रिक्ट के कुछ पर्यटन स्थलों के बारे में बताइए। पर्यटन स्थलों में सर सबसे पहला यहाँ पर माता राज राजेश्वरी का मंदिर है, हम्म। जो कि बहुत ही प्रसिद्ध और रोड के किनारे होने के कारण इसे स्थानीय भाषा में रोडेश्वरी माता मंदिर भी कहा जाता है। इसके पश्चात सर शाजापुर में पर्यटन स्थलों में हम देखें तो एक भैरव टेकरी है, जो कि शाजापुर जिले का सबसे ऊंचा पॉइंट है। तत्पश्चात शुजालपुर जिले में राणोजी सिंधिया की समाधि है, वो भी काफी एक पर्यटन तो नहीं लेकिन एक अच्छा स्थल है शाजापुर का। शुजालपुर जिला नहीं है? नहीं सर, शुजालपुर तहसील है सर। हम्म। किसकी छतरी है वहां पर? राणोजी सिंधिया की छतरी है सर। ये राणोजी सिंधिया कौन थे? सिंधिया वंश के संस्थापक थे सर। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी मेडिटेशन और मेहंदी लगाना है। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं मैम, तो जी सर। आपके बॉडी के अंदर क्या चेंजेज आते हैं? सर मेडिटेशन करने से जो हमारे अतिरिक्त विचार होते हैं वो सर शांत हो जाते हैं। और कोई बायोलॉजिकल केमिकल चेंजेस? सर विचारों के शांत होने से मन को शांति, और विचारों से ही सर आज जो हमारी समस्याएं हैं, डायबिटीज और ये सारी समस्याएं, सिर दर्द बने रहना, माइग्रेन की, ये सर अतिरिक्त विचारों की समस्याएं हैं। तो विचार शांत होने से सर हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। ये इस प्रकार की जो प्रक्रिया है मेडिटेशन, इससे जुड़े हुए जी कुछ इंडिया के इम्पोर्टेंट लोगों के नाम बताएं। जी सर। सर मैं वर्तमान में सहज योगा मेडिटेशन करती हूँ, जो निर्मला देवी के द्वारा समझाया गया है। इसके अलावा सर राजयोग भी होता है, जो ब्रह्म कुमारी आश्रम के द्वारा संचालित होता है। ये ब्रह्म कुमारी आश्रम कहाँ पर है? ये सर माउंट आबू में है सर। अच्छा अच्छा। और ये रविशंकर जी? जी सर, एस एस रविशंकर जी का भी है। इसका मैं सर याद नहीं कर पा रही हूँ, पर ये आर्ट ऑफ लिविंग के नाम से प्रसिद्ध हैं, आर्ट ऑफ लिविंग। जो सिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है आपने? जी सर। कुछ बताइए खबर। सर जो दिल्ली धमाका हुआ था उसी का विश्लेषण न्यूज़पेपर में चल रहा है, जिसमें कि अमोनियम नाइट्रेट के द्वारा वो धमाका हुआ था। ये खबर थी। इसके अलावा सर आज बुकर पुरस्कार के बारे में भी एक खबर थी कि 2025 का बुकर पुरस्कार रोहित, सर सॉरी सर मैं सरनेम याद नहीं कर पा रही हूँ, फ्लैश नामक बुक के कारण उनको बुकर पुरस्कार आज का प्राप्त हुआ है। अच्छा, ये बुकर पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है? सर साहित्य के क्षेत्र में। मतलब सभी प्रकार का साहित्य या फिर कोई एक लैंग्वेज? सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं है इसका। अच्छा, बुकर अवार्ड और मान बुकर अवार्ड में क्या डिफरेंस है? सॉरी सर, मैं नहीं जानती इसके बारे में, माफी चाहती हूँ। मैं इसको देख लूंगी सर अच्छे से एक बार। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि प्रेजेंट में
यानी कि जैविक कृषि जी। पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। जी सर। तो जैविक कृषि का प्रयोग हो रहा है, तो उसमें कौन कौन से जो केमिकल्स हैं जिनका अब यूज नहीं होगा या नहीं हो रहा है उसमें? सर जैविक कृषि का मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऐसी फार्मिंग पद्धति जिससे कि वातावरण को, पर्यावरण को, जीव जंतुओं को कोई नुकसान ना हो। तो इस पद्धति में सर जो आपके हानिकारक केमिकल्स होते हैं, जैसे आपका बीएचसी हुआ, यूरिया हुआ, आपका डीडीटी हुआ, इन पर रोक लगाकर ऑर्गेनिक तरीके से फार्मिंग करना, जो कि वातावरण को नुकसान ना करे, ये सर जैविक कृषि है। अच्छा, जो पेस्टिसाइड यूज होते थे पहले, जी सर। तो जी सर। उसका यानी कि जैविक कृषि के यानी कि करने में उसका ऑल्टरनेट क्या यूज किया जा रहा है? सर जैविक कृषि में सबसे सर मैं इसको थोड़ा सा भारतीय ज्ञान परंपरा से भी रिलेट करना चाहती हूँ कि जैविक कृषि में सर जो हमारे जो जानवरों का जो खाद होता है, जो मलमूत्र या गोबर से बनता है, मुख्यतः वो इंग्रेडिएंट होता है सर। इससे पृथ्वी को, हमारी मिट्टी को कोई नुकसान नहीं होता। चलिए, आपने भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की है। जी तो सर। भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है? सर भारतीय ज्ञान परंपरा हमारा प्राचीन, विस्तृत और बृहद और बहुत ही महान ज्ञान है। इस भारतीय ज्ञान परंपरा में केमिस्ट्री सब्जेक्ट कहाँ दिखाई देता है? सर भारतीय ज्ञान परंपरा में हम रसायन विज्ञान को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से और बहुत ही महान तरीके से देख सकते हैं, जिसमें कि पुरानी रासायनिक प्रयोगशालाएं, इसके अलावा सर 17वीं सदी तक, जब तक पूरे विश्व को पारे का ज्ञान नहीं था, तब तक हमारे पुराने महान आचार्यों ने पारे पर बहुत से प्रयोग कर चुके थे। तो इस तरह हम भारतीय ज्ञान परंपरा में रसायन शास्त्र को एक महान रूप में देख सकते हैं सर। ठीक है सर। दीपिका जी, जी। केमिस्ट्री को एक लाइन में डिफाइन करके बताइए। केमिस्ट्री सर पदार्थों का अध्ययन है, जिसमें हम उनकी भौतिक और रासायनिक संगठन का अध्ययन करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप ये बताइए, जो एक्वेरियम होते हैं उसमें जो जी मछली सर। होती हैं, अगर हमारे पास दो एक्वेरियम है, इसमें जी अ, सर। पानी है, गर्म तो मछलियां आराम से रह सकती है, और एक में ठंडा पानी है, ज्यादा अच्छा वो किस में जी सर। सर्वाइव करेगी? सर मछलियां ठंडे पानी में सरवाइव कर सकती हैं। ऐसा क्यों? सर गर्म पानी में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, जो मछलियों के रेस्पिरेशन में दिक्कत देगा, लेकिन ठंडे पानी में मछलियां उसमें घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग कर सकती हैं, इसलिए वो जिंदा रह सकती हैं सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हम ये कह सकते हैं कि कम सर मैं टेम्परेचर। माफी चाहूंगी, कुछ आवाज क्लियर नहीं है। अ, कोई बात नहीं, अभी आवाज ये क्लियर आ थोड़ा रही है? सा आगे आ जाए। जी सर। अभी क्लियर आ रही है आपको आवाज? हाँ जी सर, अभी क्लियर है। अच्छा, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि टेम्परेचर कम है तो उसमें ऑक्सीजन गैस की सॉलिबिलिटी ज्यादा है। हाँ सर, क्योंकि मछलियां कहीं ना कहीं हम देखते हैं ग्लेशियर से या बर्फ जहां जम जाती है, वहां भी अंदर मछलियां जीवित रह सकती हैं सर। मैं चलिए। इस चीज को वहां से रिलेट कर सकती हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, फेज रूल बताएंगे आप क्या है? जी सर, फेज रूल F इज इक्वल टू C-P+2 होता है, जिसमें F डिग्री ऑफ फ्रीडम, P जो होता है फेज, और C होता है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, और +2। सही बताइए, अल्कोहल को पानी में डिसॉल्व करते हैं, वो उसमें डिसॉल्व हो गया, तो इसमें कितने कंपोनेंट हैं? सर अल्कोहल को पानी में आपने डिसॉल्व कर लिया तो इसमें ये पूरी तरह से घुल जाता है। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स दो हैं, जिसमें एक दोनों इक्विलिब्रियम है, इट मींस एक कंपोनेंट हो जाएगा सर वो। चलिए। अच्छा, आप ये बताइए कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन है उसमें जी सर। केसी क्या होता है? केसी। केसी। केसी सर रेट कांस्टेंट है, जो कि कंसंट्रेशन पर, सॉरी सर मैं इसको गेस कर रही हूँ शायद मैं, कि कंसंट्रेशन पर जो रेट कांस्टेंट होता है, स्टेबल कंसंट्रेशन पर। ओके, उसको हम रेट कांस्टेंट ना कह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे, ज्यादा बेहतर है। जी सर। जी। चलिए। अच्छा, आप ये बताइए कि जो मैग्नेटिक बिहेवियर होते हैं वो जी कौन कौन सर। से होते हैं, उनके पीछे क्या रीजंस होते हैं? जी सर, मैग्नेटिक बिहेवियर में हम सबसे पहले प्रतिचुंबकीय पदार्थ देखते हैं। जी। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनके बाह्य कक्षा में ये जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पैयर्ड होते हैं डी ऑर्बिटल में, और ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करते हैं।
दूसरे हम देखते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, जिसमें कि बाह्य डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो कि चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित होते हैं। और इसके पश्चात होते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ, जिनमें बहुत अधिक मात्रा में, मतलब मैक्सिमम 5 तक हो सकते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा बहुत ही अधिक आकर्षित होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या है? जी सर, दोनों का फॉर्मूला एक ही है, C6H12O6। अच्छा, हम कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे कौन ग्लूकोज है कौन फ्रक्टोज है? फॉर्मूला सेम है तो। जी सर ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, और फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोनिक ग्रुप होता है। तो हम इन फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज को आपस में कंबाइन करना हो मैं, तो हम किस तरीके की लिंकेज स्टार्ट करेंगे उसमें, या किस तरीके की लिंकेज प्रेजेंट रहती है कार्बोहाइड्रेट्स में? सर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है सर। फॉर्मूला बताएंगे आप उसका क्या है? सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ कोई इसको। बात नहीं। ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के बोथ साइड दोनों एक एक मोनोसेकेराइड की चेन बॉन्डेड होती है। जी 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 अच्छा सर। आप ये बताइए कि जो स्टार्च होता है उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किससे बना होता है स्टार्च? स्टार्च सर ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना, सॉरी, स्टार्च शायद ग्लूकोज फ्रक्टोज में सही बोल रही थी। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। सॉरी सर, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई यहाँ पर। कोई बात नहीं। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का नाम सुना है क्या आपने? जी सर सुना है। क्या है? माइलोज, सॉरी सर मुझे एकदम रिकॉल अमाइलोज, नहीं हो रहा अभी। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन स्टार्च के ही कंपोनेंट पार्टिकल्स हैं जो माल्टोज एंड ग्लूकोज से बने हुए होते हैं। जी जी सर। अच्छा आप बताएंगे माल्टोज किस में प्रेजेंट होता है? माल्टोज सर ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है सर। सोर्स पूछ रहा हूँ, सोर्स क्या है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं? सॉरी सर, सर मुझे याद नहीं आ रहा है माल्टोज कहाँ होता है अभी। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, प्रोटीन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? सर एमाइड, उसमें पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है सर। अच्छा, तो ये जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है कौन बनाते हैं प्रोटीन के अंदर? सर जो एमिनो एसिड्स होते हैं उसमें एमिनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में मिलकर एक एमाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा आप ये बताइए, बस एक लास्ट क्वेश्चन है, आप सॉलिड जी गैस, सर। सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम का कोई एग्जांपल दे सकते हैं? सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम का, सॉलिड फेस बोल रहे हैं सर आप, सॉलिड फेस। बिल्कुल, सॉलिड एंड लिक्विड, सॉरी गैस, सॉलिड गैस दोनों के बीच अच्छा। में इक्विलिब्रियम स्टेट है। ऐसा क्या जी है जी कि जी। जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है और दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम हो? शांत। सर सामान्य भाषा में तो हमारे वातावरण को ही ले सकते हैं, जिसमें धुएं वाले पार्टिकल्स उपस्थित रहते हैं। तो वो धुएं वाले पार्टिकल किसी सॉलिड पर उससे तो आ रहे होते हैं ना, सब्सटेंस से। स्मॉग ले सकते हैं सर। स्मोक में तो, लेकिन स्मोक कहाँ से निकलता है? अच्छा आप ये बताइए कहाँ से आएगा वो? स्मॉग, स्मोक प्लस फोग है। चलिए सॉरी सर, मैं शायद कोई नहीं बात समझ पा रही हूँ आपकी। नहीं। कपूर जलाया है कभी? हाँ जी सर। क्या होता है उसमें? हाँ, सब्लिमेशन होता है और सॉलिड से सीधा वो गैसियस फॉर्म गैस में। में कन्वर्ट होता है। तो वो इसका एक एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा नैप्थलीन भी इसका एक एग्जाम्पल है। चलिए कपूर बहुत और बढ़िया। नेपथलीन, जी सर। दीप्ति जी, जी सर। ये बताइए स्टीरियोकेमिस्ट्री का प्रिंसिपल क्या होता है? स्टीरियोकेमिस्ट्री सर किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की 3D स्ट्रक्चर की स्टडी करवाती है, और उसका समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार का अध्ययन। अच्छा ये बताइए आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिक जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनका जो मूल सूत्र होता है वो समान होता है, लेकिन उनकी ज्यामिति और उनकी संरचना अलग अलग होती है सर। चलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इनमें क्या डिफरेंस होता है? सर ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन का जुड़ना, लेकिन रिडक्शन सर होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर किसी में हाइड्रोजन का जुड़ना। चलिए ये बताइए केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के लॉज क्या हैं?
सर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में 4 लॉस आते हैं सर बेसिकली, जिसको जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ बोलेंगे हम। जीरोथ लॉ ये बोलता है कि यदि कोई सिस्टम है जो किसी दूसरे सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है और दूसरा सिस्टम तीसरे सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो पहला सिस्टम और तीसरा सिस्टम भी एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन को दिखाता है सर, जिसमें ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा को कभी भी उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता। जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो एंट्रोपी की परिभाषा को दिखाता है और किसी भी रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल सिस्टम में एंट्रोपी की दिशा को दिखाता है, जो कि S इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सर, जो परम शुद्ध शून्य ताप पर किसी भी परम शुद्ध क्रिस्टलीन पदार्थ की जो एंट्रोपी होती है वो जीरो होती है, ये दिखाता है। चलिए, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम क्या होते हैं? सर क्वांटम मैकेनिक्स की जहां से उत्पत्ति हुई है वहां से संबंध बताते हुए पोस्टुलेट्स दिए गए हैं, जिसमें कि हम एनर्जी एच साई इज इक्वल टू ई साई को दिखाते हैं, जिसमें कि एच हाइजेन स्थिरांक और ई साई जो होता है एनर्जी का आइगन फंक्शन होता है। इस पोस्टुलेट्स में साई और साई स्क्वायर की भी गणना की जाती है, जो कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसके पाए जाने की प्रायिकता को दिखाता है। चलिए, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। जी दीपिका जी। जी मे- मैम। मेरा क्वेश्चन है आपसे। ग्रीन हाउस वो गैसें होती हैं, उसमें किन किन गैसों का मिश्रण होता है? जी मैम, ग्रीन हाउस गैसेस में जो मेन कंट्रीब्यूटर है वो कार्बन डाइऑक्साइड और फिर CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन और क्लोरीन पार्टिकल्स होते हैं मैम। क्या मैम इनका परसेंटेज बता सकती हैं? सॉरी मैम, मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन CO2 जो है मेन कंट्रीब्यूटर है, मोर देन 50% जो कंट्रीब्यूशन देता है वो CO2 देता है। ओके। सॉरी मैम, आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे। कैसे बता? सॉरी मैम, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। वॉइस इस तरफ करिए आपका चलन प्रोसेस। हेलो मैम, अभी आ रही है मेरी वॉइस? हाँ जी मैम। जी मैम, मैं पूछना चाह रही हूँ, प्रोटोजोआ के बारे में बताइए। आप प्रोटोजोआ किस तरीके से बनते हैं? प्रोटोजोआ जो हम जूलॉजी में पढ़ते हैं, प्रोटोजोअन जो प्राइमरी जो जीव होते हैं जैसे अमीबा या पैरामीशियम, ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं मैम। ओके। लास्ट क्वेश्चन है मेरा। कार्बनिक और अकार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उसमें क्या अंतर होता है? किस तरीके से उनको मैम हम जो डिफाइन करते हैं? जी मैम, कार्बनिक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी जो मेन स्ट्रक्चर होती है या जो बेस होता है वो कार्बन होता है, लेकिन जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, मतलब कार्बन को छोड़कर जो अन्य तत्व जो हमें पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर 118 तक जमा है, उनकी स्टडी करना अकार्बनिक पदार्थों की स्टडी करना कहलाता है। ओके, ठीक है सर। दीपिका जी, जी सर। पिछली बार से इस बार काफी अच्छा है आपका, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर, आपका गाइडेंस है सर। नहीं नहीं, आपने अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है, बढ़िया। और कब है आपका, डेट कब है आपकी? सर 17 को ये मेरा फर्स्ट डे हो अच्छा, जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ अच्छा, जी। बढ़िया। और सर मेरा सीरियल नंबर में 25th है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है दूसरा तीसरा चौथा ही मेरा हो जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉसिबल है। जी सर। जी। चलिए, और बस ये है कि थोड़ा सा आप अपने जो भारतीय ज्ञान परंपरा को और थोड़ा सा देख जी लीजिए, सर। यूनिट 1 जो है ना, उसको हाँ अच्छे। जी सर। हाँ, और करंट को जी थोड़ा सा सर। पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर को। हाँ, है ना? जी सर। सर 17 को थोड़ा सा आपसे निवेदन है, आप जल्दी थोड़ा समरी डाल देंगे, जैसे आज आपने डाला था, बहुत हेल्पफुल है सर वो। 17 को मैं तो सुबह 5 बजे निकल जाऊंगी, बट थोड़ा सा एक जाने से पहले मैं देख जाऊं, थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है मेरी ये। किस चीज के लिए? वो सर आज वो डाला था ना, देखिए। न्यूज़पेपर की जो समरी आपने डाली थी ना सर आज, हाँ, तो ऐसा कुछ आप 17 को थोड़ा जल्दी डाल दीजिएगा प्लीज। ठीक ठीक है, ठीक है।
मिल जाएगी। तो यदि 7 7:30 तक भी डल जाए तो मतलब मेरे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल, कि जो इम्पोर्टेंट है वो बस एक बार रिवीजन देख के मैं चली जाऊं उसका। बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगी। जी सर। चलिए, जी सर। ऑल द जी बेस्ट। सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके दीपिका जी, बहुत बढ़िया, पहले से काफी चेंजेस है। और मैं ये देख थैंक रहा यू था सर। कि दो चीजों में बहुत अच्छा सुधार है। एक तो आपके हाथ जो है उनमें बेंड नहीं था पहले, आपके हाथ पहले बंधे हुए थे। दूसरा जी ये है जी जी सर। कॉन्फिडेंस में भी काफी चेंजेस है। सब कुछ बढ़िया, थैंक यू सर। एकदम परफेक्ट, सब्जेक्ट नॉलेज भी बहुत बढ़िया है आपको। बस जब थैंक यू सो मच सर। इंट्रोडक्शन देना तो कोशिश करें थोड़ा सा विराम रखें बीच बीच में, जब हम बोलते हैं कि जी हमने यहाँ से शिक्षा ली है, यहाँ से ये सब, थोड़ा सा उसको रुके, जी। बाकी सब एकदम परफेक्ट है। सर मेरा जो बैकग्राउंड लैब का है पूरा, मुझे 10 साल की नौकरी हो गई है मेरी लगभग।